हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। बात हाल ही में 6 जनवरी 2025 की है और तमिलनाडु विधानसभा से एक नई कंट्रोवर्सी निकल के आई है, जिसमें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से पहले नेशनल एंथम नहीं बजाया गया। तो इसी को लेके ये पूरी कंट्रोवर्सी घूमती है। देखते हैं क्या मामला है, क्या है इसमें, सब कुछ एक एक करके समझते हैं पूरा मामला। विवाद की उत्पत्ति जो हुई है तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के अभिभाषण से पहले राष्ट्रगान न बजाने के कारण उन्होंने सदन ही छोड़ दिया और गवर्नर्स ऑफिस में से यह आरोप आया है कि यह संविधान और राष्ट्रगान का अपमान है। तो देखते हैं कि करके दोनों पार्टी का क्या अपना ओवरव्यू है, कैसे कैसे बताते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं तमिलनाडु सरकार की परंपरा है, हालांकि ये बात ध्यान में रखने वाली है। 1991 में जब जयललिता सरकार थी, वहां से ये परंपरा स्टार्ट हुई है। और परंपरा क्या स्टार्ट हुई है कि तमिलनाडु की विधानसभा में स्टार्टिंग में जो है वो राज्यगान चलेगा। राज्यगान है, आपके सामने दिख रहा है, तमिल थाई वाजथू नाम का इनका राज्य का गान है और अंत में राष्ट्रगान चलेगा। ये इनकी परंपरा है। तो इस सब के बीच एक कंट्रोवर्सी उभर के आई है। देखते हैं इससे पहले पूर्व चलन में क्या है कि राज्यपाल के सीधे अभिभाषण और उसके बाद सदन से प्रस्थान की प्रक्रिया है। तो सीधे अभिभाषण और उसके बाद जो है सदन से प्रस्थान की प्रक्रिया है। उस समय जो है आपका राष्ट्रीय एंथम बजाया जाता है, जो है नेशनल एंथम बजाया जाता है। आगे समझते हैं विवाद के प्रमुख बिंदु क्या है। तो विवाद के प्रमुख बिंदु है गवर्नर्स ऑफिस के अकॉर्डिंग। तो गवर्नर्स ऑफिस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि राष्ट्रगान बजाने का जो प्रोटोकॉल है वो संविधान का हिस्सा है। इसे भी हम समझेंगे संविधान का हिस्सा है, क्या ये कन्वेंशनल है या मैंडेटरी है, एक एक करके समझेंगे। केस है इसके बारे में बहुत अच्छा। इसे न बजाना संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान भी है। अच्छा, आपको बताना यह है कि एक एक्ट है जिसमें नेशनल ऑनर को इंसल्ट करने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति को कितने दिन की सजा दी जा सकती है, या फिर कोई जनप्रतिनिधि होता है तो उसको कितने दिन के लिए बैन किया जा सकता है। आप ये सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है ना। बाकी फिर मैं बताऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तमिलनाडु सरकार की ओर से क्या आया है? तमिलनाडु सरकार की ओर से आया है कि राज्य की परंपरा का पालन किया गया है। बिल्कुल सही बात है। देखो, ट्रेडिशन क्या थी कि सदन से पहले राज्यगान गाया जाएगा, सदन के बाद में राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। ठीक है, चलो इनके हिसाब से भी ठीक है। और 1991 से यह परंपरा चली आ रही है, जयललिता की जब सरकार थी। ठीक है, विवाद संवैधानिक अनिवार्यता नहीं बल्कि परंपरा का मामला है। ठीक है, क्योंकि परंपरा देखो हर किसी की क्योंकि जरूरी नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे राज्यों में हो चुका है जहां राष्ट्रीय गान के बारे में कोई भी चीज नहीं थी। राष्ट्रीय गान को कई दशकों बाद शुरू किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नागालैंड के सदन या नागालैंड की जो विधानसभा है उसमें राष्ट्रगान पहली बार फरवरी 2021 में बजाया गया। तो पिछले कई दशकों से यह राष्ट्रगान गाया ही नहीं गया। इनकी परंपराएं थी। ठीक है, जस्टिफाई करता है ये। इवन त्रिपुरा और अन्य राज्यों में भी, त्रिपुरा में 2018 में बजाया गया है, अन्य राज्यों में भी अपनी अपनी परंपराएं, अलग अलग ट्रेडिशंस है। ठीक है, आगे देखते हैं केंद्र सरकार का इसके क्या प्रोटोकॉल है। केंद्र सरकार का प्रोटोकॉल क्या है राष्ट्रगान के बारे में? तो प्रोटोकॉल मैंडेटरी जो है वो ये है कि राष्ट्रपति का जब भी अभिभाषण होगा तो राष्ट्रपति के मंच पर पहुंचने और अंत में राष्ट्रगान बजाया जाएगा। राष्ट्रपति के मंच पर पहुंचने पर राष्ट्रगान, और जैसे ही राष्ट्रपति छोड़ेंगे मंच वैसे ही जो है राष्ट्रगान गाया जाएगा। सदस्य और आगंतुक गान के दौरान खड़े होंगे, ये भी बिल्कुल परफेक्टली है। आगे समझते हैं गृह मंत्रालय का इस पर क्या आदेश है। गृह मंत्रालय जो है राष्ट्रगान को निम्नलिखित अवसरों बजाना चाहिए। ये अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना, कन्वेंशनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। अब मैंडेटरी में क्या है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, अच्छा ये भी ध्यान रखें, किसी इंटरव्यू में काम आएगा आपको, राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम के आगे आपको ऑनरेबल लगाना मैंडेटरी है। ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे पूछा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने है इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो हलवा क्वेश्चन, अभी बताता हूँ। मैंने प्रणब मुखर्जी। तो जो मेंबर थे उन्होंने कहा अच्छा प्रणब मुखर्जी तो आपके चाचा जी होंगे। मैं नहीं। अच्छा पड़ोसी हैं आपके, आप हर रोज उठते बैठते होंगे उनके साथ। मैं बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फूफा तो जरूर होंगे। मैं नहीं। तब उन्होंने समझाया मुझे कि नहीं, ऑनरेबल लगाना मैंडेटरी है प्रेसिडेंट और राज्यपाल के नाम के आगे। जब भी आप कभी ये ध्यान रखो इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो वहां आपकी ये पर्सनैलिटी को जो है प्रॉपर बताएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आप जो है कितना पढ़े हैं, कितना आप जो है चीजों को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं।
आगे कहा है कि औपचारिक राज्य समारोह के दौरान जो भी औपचारिक राज्य समारोह हो रहे हैं उनके दौरान जो है राष्ट्रगान बजाना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समय भी राष्ट्रगान जरूरी है। सामूहिक गायन के अवसर पर भी राष्ट्रगान गाना जरूरी है। ये गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देश हैं, इसमें ये मैंडेटरी है। अच्छा, राष्ट्रगान की अगर बात करें तो राष्ट्रगान नेशनल एंथम जो है वो सबसे पहले कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था 1911 में रविंद्रनाथ के द्वारा। रविंद्रनाथ जी, हालांकि उन्होंने इसकी रचना की थी, ठीक है, बंगला में इसकी रचना की गई थी 1911 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता सेशन चल रहा था, उस समय इसको गाया गया था। अच्छा, इसकी डेट भी हम लिख सकते हैं चाहो तो, हालांकि डेट इतनी परफेक्टली नहीं पूछेगा, तो डेट है 27 दिसंबर को ये गाया गया था। और इसके बारे में ये भी है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था, अनुच्छेद 51A। अब ये भी ध्यान रखो, अनुच्छेद 51A के सब क्लॉज ए में दे रखा है किसके बारे में? 51A, ये 151 कर दिया, सॉरी, माफ करना मेरी गलती है, कि सब क्लॉज ए में दे रखा है तिरंगा का सम्मान और राष्ट्रीय गान के सम्मान के बारे में। तो ये यहां से आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। 51A के भी सब क्लॉज ए में दे रखा है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसके बारे में भी एक केस, कोर्ट केस हुआ था, वो भी समझ लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला 2019 में। अच्छा, इसका फैक्ट क्या है? वो है कि प्रधानमंत्री नहीं, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, ये एम्स का सलायंस करने जा रहे थे मदुरै में, और वहां न राष्ट्रगान बजाया गया और ना ही कोई औपचारिक काम किए गए। तो इस बात को लेके वहीं के एक नागरिक जिनका नाम था बैम्बो जो भी कह सकते हो आप, तो उन्होंने जो है ये याचिका दायर कर दी कोर्ट में और ये भी कहा उन्होंने कि ये एडवाइजरी जारी करो, किससे? सूचना प्रसारण मंत्रालय से ये एडवाइजरी जारी करो कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सजा दी जाए, कुछ ना कुछ पनिशमेंट के रूप में किया जाए, अगर वो डिसरेस्पेक्ट करता है इसके लिए। तो फैसला आया है। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने कैंसिल कर दी पिटीशन, को मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी फैसला आया उसके बाद। और फैसला है राष्ट्रगान बजाना संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये ध्यान रखना, राष्ट्रगान बजाना संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि एक परंपरा है, कंपलसरी नहीं है। क्या है ये? कन्वेंशनल है, ये ट्रेडिशन के रूप में काम करेगा आपका, ये मैंडेटरी नहीं है। साफ पहले ही बोल दिया उन्होंने। अगला है दंडात्मक, यानी पनिशमेंट इसमें बिल्कुल नहीं होगी अगर आप ऐसा करते हो तो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इसके बेसिस पर पनिशमेंट आपको बिल्कुल नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी खास ध्यान रखें आप इसका। संवैधानिक संतुलन, संविधान परंपराओं और कर्तव्यों के पालन में मार्गदर्शक है, बिल्कुल ठीक है। परंपराओं और संवैधानिक प्रावधानों का संतुलन आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है कि संविधान के द्वारा जो चीजें मैंडेटरी हैं और परंपराओं के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेट और सेंट्रल के बीच में यह संतुलन जरूरी है कि संविधान में क्या है और परंपराओं के अकॉर्डिंग क्या है। क्योंकि कभी कभी चीजें क्या होता है कि संविधान में भी, जैसे लॉ में क्या होता है कि लॉ में एक टर्म है सपिंडा या सपिंड, ये हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखा है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट में सपिंडा दे रखा है। सपिंडा में क्या है कि आप अपने मां की साइड 3 पीढ़ियां और पिता की साइड 5 पीढ़ियों के जितने नीचे भी जितने लीनियर डिसेंडेंट है, आप किसी से शादी नहीं कर सकते हो। मतलब आप अपनी मां की साइड 3 पीढ़ियां और पिता की साइड 5 पीढ़ियों में जितने भी सीधे डिसेंडेंट हैं उनसे आप शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां भी अपवाद है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी परंपरा में, आपके यूसेजेस, आपकी ट्रेडिशंस में ऐसा हो रहा है, तब यह काम नहीं करेगा। यहां भी परंपराएं बीच में आ गई। अगर परंपरा आपके यहां चल रही है, अगर मेरे यहां परंपरा है मैं अपनी बुआ की बेटी से शादी कर लूं, ठीक है, बुआ की बेटी तो नहीं, मतलब मामा की बेटा जो भी है, मतलब फर्स्ट कजन, सिंपल साफ कह सकते हैं, फर्स्ट कजन, ठीक है। अगर मैं अपने फर्स्ट कजन से शादी कर लूं, कानून के हिसाब से गलत है, लेकिन अगर मेरे यहां ऐसी परंपरा चल रही है तो ये काम कर जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा। तो वही परंपराएं भी जरूरी हैं, संविधान के साथ साथ परंपराओं को संतुलित करना भी जरूरी है।
आगे है विवाद का प्रभाव क्या पड़ा। भाई संवैधानिक क्या प्रभाव पड़ा, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान संवैधानिक कर्तव्यों का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। रेस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है हर किसी की, हर किसी को करना चाहिए। परंपरा बनाम संवैधानिक प्रोटोकॉल का टकराव है, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा है, संविधान के अकॉर्डिंग क्या प्रभाव पड़ा है वो आपने देखा। सांस्कृतिक प्रभाव क्या है कि तमिलनाडु में तमिल थाई वाजथू राज्य की सांस्कृतिक पहचान है, तभी तो वो सदन स्टार्ट करने से पहले अपना राज्य गान गाते हैं जिसका नाम क्या है, तमिल थाई वाजथू। अच्छा, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश में भी है, एक बार देख लेना आप जाके, ठीक है। राज्य की परंपरा और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान का संतुलन भी है, ये इसका सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा है। अच्छा, ये आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ा है कि राज्यपाल और सरकार के बीच तनाव बढ़ा, ठीक है। केंद्र और राज्य के संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्षेत्रीय राजनीति में राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा है इसका, वेरी गुड। अच्छा, कंप्लीट एनालिसिस देख लेते हैं इसमें कि तमिलनाडु की परंपरा का महत्व जो है वो 1991 में प्रचलित हुआ था। किसके समय में, ये था जयललिता की सरकार के द्वारा, ठीक है। राज्य की सांस्कृतिक पहचान को महत्व देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। राज्य गान और राष्ट्रीय गान का संतुलन हुआ है, वेरी गुड। परंपरा संविधान का उल्लंघन नहीं करती है, परंपरा संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। केंद्र बनाम राज्य प्रोटोकॉल के बारे में क्या है, केंद्र और राज्यों में राष्ट्रगान बजाने के प्रोटोकॉल में अंतर, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है, हमें ये अभी देखा है संविधान और परंपरा के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्लासेस हो जाएंगे और ऐसे केस आते रहेंगे। कब तक सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट देखते रहेंगे इसको, ठीक है। तो राज्यों में विभिन्न परंपराओं का पालन होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से क्या है इस राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के रूप में। तो उन्होंने कहा है कि इन द यूएस, यूके एंड अदर कंट्रीज टू, यूके, यूएस और बाकी के और दूसरे देश जो है, रेस्पेक्ट फॉर नेशनल सिंबल्स इज लिंक्ड विद कल्चरल आइडेंटिटी। उनके नेशनल सिंबल्स को रेस्पेक्ट करना उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, उनकी जो है सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाएगा, ठीक है ना। सहमति की आवश्यकता है, भारत में राज्यों और केंद्र के बीच सहमति से राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विवाद के समाधान के सुझाव क्या क्या है भाई, हार्मनी होनी चाहिए, किस किस के बीच, ट्रेडिशन और प्रोटोकॉल के बीच, हार्मनी बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा था क्योंकि हार्मनी होना बहुत जरूरी है, शांति बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे क्या है, निर्देश जो दिए गए हैं किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा माफ करना, सभी राज्यों के लिए राष्ट्रगान और राज्य गान के प्रोटोकॉल पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है ना। और क्या क्या है देख लेते हैं। संवाद और सहमति के रूप में राज्यपाल और सरकार के बीच संवाद, टकराव से बचने के लिए परंपराओं पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, टकराव से बचने के लिए परंपराओं पर चर्चा होनी चाहिए कि बेटर क्या हो सकता है किसी भी राज्य के लिए। केंद्र और राज्य के समन्वय को मजबूत करना है, सही बात है। सांस्कृतिक शिक्षा के रूप में क्या है, नागरिकों को राष्ट्रीय और राज्य प्रतीकों के महत्व की शिक्षा देनी है। विद्यालय और सामुदायिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रचार करना है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले है, ठीक है ना, ये भी जरूरी है। आगे बात करते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकला। तो भाई इसका निष्कर्ष एक ही निकलता है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और राज्य की परंपराओं का संरक्षण दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्या क्या महत्वपूर्ण है भाई, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और राज्य की परंपराओं का संरक्षण दोनों ही जरूरी है। इसलिए सरकार, राज्य और स्टेट के बीच समन्वय होना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपके लिए एक प्रश्न भी है मेरे पास। ये प्रश्न अगर आपने प्रॉपर ये आर्टिकल समझा अच्छे से, क्या है मामला, कंट्रोवर्सी क्या है, मद्रास उच्च न्यायालय के 2019 के फैसले के अनुसार कौन सा सही होगा, इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आप सभी को। बाकी मिलेंगे आपसे अगले किसी आर्टिकल में, अगले किसी विषय के रूप में चर्चा करते हुए। धन्यवाद।